Assalamualaikum dear students, this is Utbah Safwan Khan and I'm your course instructor for industrial marketing. Students, हमने इससे पहले देखा कि इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में चैनल्स को कैसे मैनेज किया जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जिस ज़रिए से कस्टमर तक हमारी प्रोडक्ट या सर्विस पहुंचेगी उसको कैसे मैनेज किया जाता है। हमने ये भी देखा कि इंडस्ट्रियल मार्केट्स में प्राइस कैसे सेट की जाती है। अगर मैं एक कंपनी में काम करता हूँ जो इंडस्ट्रियल मार्केटिंग करती है, इंडस्ट्रीज़ को चीज़ें बेचती है, तो प्राइस मैं कैसे सेट करूँगा, इसके बारे में हमने डिस्कशन की। हमने ये भी देखा कि इंडस्ट्रियल मार्केट्स में प्रोडक्ट को कैसे देखा जाता है। तो हमने मार्केटिंग मिक्स के 4 में से 3 पी को डिस्कस कर लिया था, जिनमें प्रोडक्ट है, प्लेस यानी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइस है, और फिर उसके बाद हमने चौथे पी को पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा जो प्रमोशन है या मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं अपने कस्टमर को बताते हैं कि हमारे पास क्या बेचने के लिए है, उसको हमने डिस्कस किया। लेकिन उसमें हमने देखा कि सेल्स प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट कैसे होती है। तो प्रमोशन या मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बल्कि पर्सनल सेलिंग भी उसमें शामिल है। पर्सनल सेलिंग इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में स्टूडेंट्स और ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि हमारे कस्टमर्स अमूमन तादाद में कम होते हैं। कंज्यूमर मार्केट्स में कंपैरिजन में कस्टमर्स ज़्यादा होते हैं बाज़ प्रोडक्ट्स में। जिस तरह अगर हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बात करें, जिसमें ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोक, पेप्सी वगैरह, जिसमें आ, ये चिप्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, बिस्किट्स हैं, सिगरेट्स हैं, और उसके अलावा डायपर्स हैं, मिल्क है, और जो पर्सनल हाइजीन की प्रोडक्ट्स होती हैं, जिसमें सोप है, सोप के अलावा शैम्पू है। तो ये तमाम तर चीज़ें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, तेज़ी से बिकती हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ आइटम्स इनके ज़्यादा होते हैं, लेकिन पर आइटम प्रॉफिट जो है कंपनी के लिए वो कम होता है। इसके कंपैरिजन में इंडस्ट्रियल मार्केट्स में अमूमन नंबर ऑफ़ आइटम्स कम होते हैं और वो फास्ट मूविंग नहीं होते, अमूमन वो स्लो मूविंग होते हैं। आपके ऑर्डर्स कभी कभार जनरेट होते हैं, और अमूमन ऑर्डर्स जब जनरेट होते हैं उसमें क्वांटिटी जो है, सॉरी, जो नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में हो सकते हैं या मे बी ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी वेरी करती है। तो कंज्यूमर मार्केट्स और बिजनेस मार्केट्स अलग अलग होती हैं, इनकी टाइप भी अलग है। बिजनेस मार्केट्स में पर्सनल सेलिंग ज़्यादा अहम हो जाती है स्टूडेंट्स। तो आज हम पर्सनल सेलिंग के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ पार्ट ऑफ द 4th पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स। जो प्रमोशन वाला पार्ट है ये उसमें आता है। इसको मार्केटिंग कम्युनिकेशंस भी कहते हैं। कैसे हम मार्केटिंग की कम्युनिकेशन करते हैं, कैसे हम अपने कंज्यूमर को या कस्टमर को बता रहे हैं कि हमारे पास क्या है, और कैसे हम उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो ये सब चीज़ें हमसे खरीद करें। जी स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जो प्राइमरी गोल है सेलिंग सेंटर का वो क्या होता है। सेलिंग सेंटर से मुराद वो डिपार्टमेंट, वो लोगों का लोगों की एक टीम जो कि सेल्स करेगी हमारी तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से। उनका जो प्राइमरी गोल है वो ये है कि वो कैसे इंफॉर्मेशन लेते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड, उस इंफॉर्मेशन को लेना भी है और उसको प्रोसेस भी करना है। यानी कि इंडस्ट्री में कितने कस्टमर्स हैं, किस कस्टमर के पास क्या चीज़ खरीदने का इरादा है, तो इसके बारे में मार्केटिंग को ना सिर्फ गैदर करना है बल्कि प्रोसेस भी करना है। ये इसका गोल है। और दूसरी बात यह है कि जो सेल्स की स्ट्रेटजीज हमने बना ली हैं उनको एग्जीक्यूट भी करना है। यानी मार्केटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ना सिर्फ गैदर करना है, प्रोसेस करना है, बल्कि सेल्स भी करके आनी है। ये सेलिंग सेंटर या सेल्स डिपार्टमेंट का काम होगा, जो इंडस्ट्रियल मार्केट्स में जो सेल्स कर रहा होगा। इसमें हम देखते हैं कि जो बिजनेस मार्केटिंग है या इंडस्ट्रियल मार्केटिंग है, इसमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे होती है, कैसे रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं। इंडस्ट्रियल मार्केट्स में अमूमन पर्सनल रिलेशनशिप्स या बिजनेस रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं, जिसकी बेस पर आगे सेल्स होती हैं। और इनका जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि एक सेलिंग फर्म है, यानी बेचने वाला इदारा है, और एक खरीदने वाला है। इंडस्ट्रियल मार्केट्स में हम जो एंगल या जो साइड हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो सेल्स वाली साइड है, कि हम लोग सेल कैसे करें किसी को, हम इंडस्ट्रियल मार्केटिंग कैसे करें।
तो जो हमारी साइड है वो देखिए कि उसका एक अपना सेलिंग सेंटर होगा या डिपार्टमेंट होगा सेल्स का, और उसके डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो जी स्टूडेंट्स, मैं कह रहा था कि जो हम इंडस्ट्रियल मार्केटिंग को देखते हैं अमूमन सेल्स की साइड से देखते हैं, क्योंकि हमने मार्केटिंग करनी है, हमने अपनी चीज़ें बेचनी है। तो हम देखेंगे जो सेलिंग फर्म है उसका अपना एक सेल्स डिपार्टमेंट है, और उस सेल्स डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के जिसको हमने चीज़ें बेचनी है उसके बाइंग डिपार्टमेंट से रब्ता है, या उसके बाइंग सेंटर से रब्ता है। उसमें उनका परचेज मैनेजर भी हो सकता है, और ऑर्गेनाइजेशनल परचेजर हो सकता है, कोई भी उनका एक कंसर्न पर्सन या डिपार्टमेंट हो सकता है। तो ये अब हम लोग जो सेल्स कर रहे हैं, हमारा किस किस से अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रब्ता रहेगा, अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, अपने मैन्युफैक्चरिंग, अपनी R&D, इंजीनियरिंग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब डिपार्टमेंट से हम राब्ते में रहेंगे, क्योंकि ये सब लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो ही हम चीज़ें बेच पाएंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग वाले मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, इंजीनियरिंग वाले उसे ठीक से बना नहीं रहे, R&D वाले उस पर रिसर्च नहीं कर रहे, मार्केटिंग वालों ने अच्छी मार्केटिंग नहीं करके रखी, और डिस्ट्रीब्यूशन वालों ने फिजिकली पहुंचाया नहीं वहां तक, तो हम सेल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह बाइंग फर्म जो है वो अपने परचेजिंग डिपार्टमेंट से राब्ते में होती है, मैन्युफैक्चरिंग से राब्ते में होती है, इंजीनियरिंग और मार्केटिंग वालों से राब्ते में होती है, और दरमियान में हम हमारे जो सेल्स पर्सन हैं वो लोग आएंगे। सेल्स पर्सन हमारे इन्वॉल्व होंगे, मे बी उनकी तरफ से कोई परचेजिंग एजेंट इन्वॉल्व हो, और एक्सचेंज प्रोसेस दरमियान में हो रहा होगा, और इस दौरान इंफॉर्मेशन भी दोनों साइड में मूव कर रही होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही होगी, जो प्रॉब्लम बीच में आएगा उसको सॉल्व करने, निगोशिएशंस चल रही होंगी, ट्रस्ट होगा जिसकी बेस पर सब कुछ हो रहा होगा, प्रोडक्ट एंड सर्विस सेलर से बायर की तरफ जा रही होंगी, पेमेंट बायर से सेलर की तरफ जा रही होगी, और दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रस्ट जो है उसको रिटर्न कर रहे होंगे, रेसिप्रोकेट कर रहे होंगे। तो ये एक एक प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल सेलिंग में होता है, पर्सनल सेलिंग में पर्टिकुलरली होता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया स्टूडेंट्स कि जो हमारी इंडस्ट्रियल मार्केटिंग है या बिजनेस मार्केटिंग है या B2B मार्केटिंग जिसे हम कह सकते हैं, जो इस सब्जेक्ट भी है, इसमें पर्सनल सेलिंग ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ़ कस्टमर जो हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और उनकी नेचर डिफरेंट होती है कंपेयर टू द कंज्यूमर मार्केट जिसमें हम B2C सेलिंग करते हैं, वो थोड़ी डिफरेंट होती है इससे। ओके, अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप कैसे डेवलप किए जाते हैं सेलर और बायर के बीच जब इंडस्ट्रियल मार्केटिंग या B2B मार्केटिंग हो रही है। तो इसकी दो डायमेंशंस हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो सेल्स पर्सन पर ट्रस्ट का होना इंतहाई ज़रूरी है, कि सेल्स पर्सन कितना ट्रस्ट वर्दी है। सेकंड चीज़ जो है वो है कि सेल्स पर्सन से सेटिस्फाइड भी हो, उसकी जो पहली ट्रांजेक्शन हैं उनमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें अहम हैं। और जो सेल्स साइकिल है इंडस्ट्रियल मार्केट्स का, उसके जो टास्क परफॉर्म होते हैं वो ये हैं, सबसे पहले लीड जनरेट होती है। अब लीड क्या जनरेट होती है कि मिसाल के तौर पर एक शख्स ने जनरेटर्स बेचने हैं, और वो उसके पास, मैं इंडस्ट्रियल जनरेटर्स की बात कर रहा हूँ, जो बड़े जनरेटर्स होते हैं, तो बड़े जनरेटर्स बेचने हैं। अब वो जनरेटर जो है बैंक्स को सेल कर सकता है, बड़े बड़े इदारों को सेल कर सकता है, फैक्ट्रीज को सेल कर सकता है, प्लाजाज को सेल कर सकता है, मॉल्स को सेल कर सकता है। तो इनको वो जनरेटर सेल कर सकते हैं। सबसे पहले लीड जनरेट होगी। लीड यानी कि वो रास्ता जिस तरफ हम जाएंगे तो हमारी सेलिंग होगी। तो बेसिकली लीड कई तरह से जनरेट हो सकती है। मिसाल के तौर पर हमने किसी को ईमेल की, किसने हमें रिस्पॉन्ड कर दिया, या हमने किसी को कॉल की, सेल्स कॉल की, उसने रिस्पॉन्ड कर दिया, या हमने किसी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ले ली, या किसी तरह से भी हम, जो हमारा पोटेंशियल बायर है या जो हमसे ख़रीद सकता है, उससे हमारा कोई भी राब्ता पैदा हुआ तो उसे हम कहते हैं लीड जनरेट हो गई है, राब्ता पैदा हो गया। उसके बाद जो है वो लीड क्वालिफाई भी कर जाएगी। जो कस्टमर हैं जिनसे जिनसे हमारा राब्ता हुआ है, क्या वो हमसे ख़रीद सकते भी हैं या नहीं कर सकते। तो इसमें जो है, जो हमारा पोटेंशियल कस्टमर है उसकी नीड को हम देखते हैं कि उसकी नीड हमारी प्रोडक्ट या सर्विस की है या नहीं है, क्या वो इंटरेस्टेड भी है हमारे हमसे चीज़ें ख़रीदने में, उसके पास पैसे भी हैं, अगर इंटरेस्टेड है तो पैसे हैं, और वो जब खरीदेगा तो वो कब खरीदेगा, उसका कोई इरादा है अगले कुछ अरसे में। तो तमाम तर चीज़ें अगर सूट कर रही होंगी तो हम कहेंगे जी लीड क्वालिफाई कर गई है, क्वालिफाइड लीड कर रही है। उसके बाद बिडिंग एंड प्रपोजल होती है। ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट तरीक़ाकार होते हैं खरीदने के, लेकिन अमूमन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जब परचेजिंग करती हैं तो वो डिफरेंट जो है कोटेशंस मांगती हैं, और उन कोटेशंस को कंपेयर किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जनरेटर खरीदना है तो जनरेटर खरीदने वाली 2 कंपनियों से, 5 कंपनी से, 10 कंपनियों से कोटेशन मांग लेंगे कि आप कितनी प्राइस का जनरेटर, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस के साथ, जिसे हम स्पेक्स भी कहते हैं, आप हमें सेल कर रहे हैं, और उसके बाद उनको कंपेयर करती हैं, फिर उसके बाद वो खरीदने का इरादा करती हैं। या फिर बिडिंग होती है, जिस तरह गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बिडिंग होती है या प्रपोजल दिए जाते हैं, जिसको मैंने कोटेशन भी कही। तो बिडिंग होती है, प्रपोजल्स दिए जाते हैं या कोटेशन दी जाती हैं, और उसके बाद जो है निगोशिएशंस होती हैं। उसके बाद वो निगोशिएट करते हैं कि हाँ ठीक है, इसमें प्राइस ये होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस फलां होगी, और उसके बाद एग्रीमेंट हो जाता है, या जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाता है। उसके बाद फुलफिलमेंट होती है, यानी जो चीज़ उनको डिलीवर करनी है वो डिलीवर हो गई, और उसके बाद इंस्टॉलेशन कर दी गई, जो इस तरह से उसको किया जाता है। और फिर उसके बाद जब ये सारी फुलफिलमेंट हो जाती है, पेमेंट हो जाती है, उसके बाद कस्टमर केयर और सपोर्ट के भी, यानी सेल्स के बाद भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इंडस्ट्रियल मार्केट्स में, उनको सॉल्व किया जाता है, उनके मसाइल का हल किया जाता है। तो ये अमूमन जो है एक सेल्स साइकिल है जो कि परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल सेलिंग और या ड्यूरिंग B2B सेल्स के दौरान। ओके, अब हम देखते हैं कि सेल्स फोर्स मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं। वेल स्टूडेंट्स, आप फ्यूचर में जब इंशाल्लाह मार्केट में जाएंगे, या आप करंटली अगर मार्केट में जॉब कर रहे हैं, तो आप लोगों को इस चीज़ पर ख़ास फोकस रखना है कि जो सेल्स फोर्स हमारी तरफ से सेल्स कर रही है उसको कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि सेल्स फोर्स अगर मोटिवेटेड है और सेल्स फोर्स अगर एक्साइटेड है और अपने काम को जानते हैं और प्रोडक्ट के बारे में उन्हें नॉलेज अच्छा है और मार्केट को भी अंडरस्टैंड करते हैं और मार्केट में उनकी गुडविल या रेपुटेशन अच्छी है, तो चांसेस हैं कि आपकी सेलिंग ज़्यादा होगी। तो सेलिंग ज़्यादा करना हर ऑर्गेनाइजेशन की ख्वाहिश है। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए और रेवेन्यू जनरेट करे। तो अच्छी सेल्स फोर्स मैनेजमेंट के बगैर वो पॉसिबल नहीं है। तो इस सेक्शन में हम देखते हैं कि सेल्स फोर्स मैनेजमेंट के क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल्स फोर्स को ऑर्गेनाइज करने के मेथड्स क्या हैं। फिर हम देखते हैं की अकाउंट मैनेजमेंट क्या है। की अकाउंट से मुराद हमारे अहम कस्टमर, इंपॉर्टेंट कस्टमर, की अकाउंट से मुराद इंपॉर्टेंट अहम आ जाएगा, तो उनको कैसे मैनेज किया जाता है। और उसके बाद जो सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसे सक्सेसफुल करना, और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और कौन कौन से मॉडल जो हैं वो इम्प्लाई किए जा सकते हैं इंडस्ट्रियल सेल्स फोर्स में। तो क्या कैसे इंडस्ट्रियल सेल्स फोर्स को बेहतर बनाया जा सकता है। ओके, हम देखते हैं जी पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसको ऑर्गेनाइज करने के स्टूडेंट्स 3-4 तरीके हैं। पहले तो ये है कि आप जियोग्राफिकली ऑर्गेनाइज कर दें। हाँ भाई, तुम लोगों ने मुल्तान के इंडस्ट्रियल स्टेट के जितने कस्टमर्स हैं तुमने उसको उनको देखना है। ये ज्योग्राफी, ये एरिया, ये तुम्हारे पास है, तो इसे ज्योग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। दूसरा तरीका ये है कि प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ भाई, मुल्तान के इंडस्ट्रियल स्टेट में तुमने भी जाना है, तुमने भी जाना है, तुमने भी जाना है, अली ने भी जाना है, असलम ने भी जाना है, अरशद ने भी जाना है। लेकिन अली जो है वो इस प्रोडक्ट की सेल्स करेगा, असलम इस प्रोडक्ट की, अरशद इस प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट के लिहाज से आप ऑर्गेनाइज करते हैं सेल्स फोर्स को। और तीसरा तरीका है कि आप मार्केट सेंटर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी कि जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की या कस्टमर टाइप की, तो इस तरह से आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा, ये तीनों जो तरीके हैं पर्सनल सेलिंग के, इन तीनों के अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। ज्योग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के ये फ़ायदे हैं कि आप एक ही इलाके में लोगों को जब डिप्लॉय कर रहे हैं तो उनकी ट्रैवलिंग टाइम कम होगा और वो इजीली एक्सेस कर सकेंगे हर जगह को उस इलाके में। लेकिन इसका नुकसान ये है कि उस इलाके में आप 10 तरह की प्रोडक्ट सेल करते हैं और एक ही बंदा आपकी 10 तरह की प्रोडक्ट सेल्स करने जा रहा है, तो वो शायद हर प्रोडक्ट के बारे में कमांड हासिल ना कर सके या उसकी कमांड ना हो या हर प्रोडक्ट की सेल्स ना दे सके। लेकिन दूसरी तरफ जब आप प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो आप अमूमन ऐसा करते हैं कि प्रोडक्ट के लिहाज से बंदे जो हैं उनकी ड्यूटीज़ लगाते हैं कि इस प्रोडक्ट की पर आपने फोकस करना है, दूसरी पर आपने फोकस करना है। तो इस लिहाज से उनकी सेल्स जो है वो उनमें इजाफा होता है, फोकस बढ़ता है। और मार्केट सेंटर्ड के भी अगेन अपने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या होता है। सबसे पहले आप सेल्स पर्सन्स को हायर करते हैं, उनको इंटरव्यू लेते हैं, उनकी सीवीज लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं। तो रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग जो है इसका पहला प्रोसेस है, पहला स्टेप है। फिर उसके बाद आप उन्हें ट्रेन करते हैं प्रॉपरली कि आपने ये काम इस तरह से परफॉर्म करना है। नेक्स्ट जो है आप उन्हें ट्रेन करने के साथ साथ मोटिवेट रखते हैं ताकि वो एनर्जेटिक हों, पैशनेट हों रिगार्डिंग देयर ड्यूटीज़, रिगार्डिंग देयर जॉब, और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें। और फिर आप उन्हें सुपरवाइज करते हैं, टाइम टू टाइम आप उनसे डेटा लेते रहते हैं और उनसे उन्हें पूछते रहते हैं
निगरानी करते हैं उनकी कि वो ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हर वक्त सर पर बैठना इज़ नॉट सुपरवाइजिंग। लाइक सुपरवाइजिंग मीन्स कि आपके नॉलेज में होना चाहिए क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं और किस तरह से हो रही हैं और कहाँ पर इस वक्त आपका सेल्स स्टाफ जो है वो डिप्लॉयड है और क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है। दिस इज सुपरविजन। और उसके बाद इवेल्युएट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को कि वो उन्होंने अच्छी सेल्स की या नहीं की, और फाइनली कंट्रोल करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कि जिस तरह हमने मैनेजमेंट में पढ़ा था कि मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग जब तक ना हो चीज़ें सीधी नहीं रहती। कंट्रोलिंग का मतलब है कि आप उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस की बेस पर उनको रिवॉर्ड देते हैं या उनको रेप्रीमांड करते हैं। यानी कंट्रोल करना ज़रूरी होता है किसी भी मैनेजमेंट के एरिया में। कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप कंट्रोल रखें, आपका एक अच्छा चेक होना चाहिए चीज़ों पर, वरना चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, लोग काम नहीं करते। और इवन फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट्स भी हो सकती हैं, लेकिन फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट्स तो ज़रा दूर की बात है, उससे पहले काम चोरी शुरू हो जाती है। तो ये कंट्रोलिंग जो है ये इन चीज़ों को बेहतर जो है वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि मोटिवेशन कैसे पैदा होती है, सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस कैसे बेहतर होती है, कैसे वो ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता है। इसमें बहुत से वेरिएबल्स हैं, जिसमें पर्सनल वेरिएबल है, ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएबल है और एनवायरमेंटल वेरिएबल है। यानी एक शख्स पर्सनली अच्छा काम करता है, मोटिवेटेड है, और एक शख्स ऑर्गेनाइजेशन ने उसके लिए कुछ काम किया है जिसकी वजह से वो मोटिवेटेड है, और एक शख्स एनवायरनमेंट की वजह से मोटिवेटेड फील करता है या नहीं करता। तो ये तमाम तर चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, और अगर ये ऐसा होता है, ये मोटिवेटेड फील करता है, तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, और फिर उसके बाद आप उसे रिवॉर्ड करते हैं, और फिर उसके बाद उसकी सेटिस्फेक्शन होती है। सेटिस्फेक्शन अंदरूनी भी हो सकती है और बैरूनी भी। अंदरूनी से मुराद है एक बंदा वैसे सब्र वाले मिजाज का बंदा है और ठंडे मिजाज का आदमी है, तो वो सेटिस्फाइड होगा। और एक बंदा थोड़ा सा एक्साइटेड है, थोड़ा सा क्विक पेस्ट है, तो वो उसकी एक्सट्रिंसिक सेटिस्फेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आपको उसको बेनिफिट्स देकर और मोटिवेट रख के सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड और इंटर रिलेटेड हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि रिवॉर्ड्स कैसे दिए जाते हैं। एक है रिवॉर्ड से मुराद है कैसे हम उसको सैलरी में इजाफा या बोनस या कमीशन कैसे हम कर सकते हैं जिससे वो मोटिवेटेड रहे, या फिर हम उसे नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स कैसे दे सकते हैं। तो इसमें दो तरह के रिवॉर्ड्स हैं, इंटरनली मीडिएटेड रिवॉर्ड्स हैं और एक्सटर्नली मीडिएटेड रिवॉर्ड्स हैं। तो जॉब सेटिस्फेक्शन जो है इसकी मैनेजरियल इम्प्लीकेशन हम देख लेते हैं कि कैसे जॉब में सेटिस्फाइड होते हैं सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन तब ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं जब वो समझते हैं कि उनका जो बॉस है या उनका जो फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर है कि उनके ऊपर जो भी बॉस है, उनसे सीनियर जो भी बॉस है, वो तमाम तर उनकी एक्टिविटीज़ को ना सिर्फ देख रहा है बल्कि उसको डायरेक्ट भी कर रहा है, गाइडेंस अच्छी दे रहा है। तो उन्हें फील होता है कि हाँ यार, ये बंदा मेरा ख्याल कर रहा है और मेरे साथ साथ चल रहा है, और मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ मार्केट में तो ये बंदा मुझे गाइड भी कर रहा है और मेरी हेल्प भी कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है, जो मेरा बॉस है। तो वो सेटिस्फाइड फील करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली वो समझता है कि जब मैं किसी मसले में फंस जाऊँ सेल्स करते हुए ऑफ कोर्स, तो उस वक्त मेरा जो इदारा है या जो मैनेजमेंट है वो मुझे हेल्प देती है या नहीं देती। अगर हेल्प नहीं देती तो वो डीमोटिवेटेड फील करेगा। और उसके बाद फाइनली वो देखते हैं कि जो कंपनी पॉलिसीज बना रही है और जो पॉलिसीज पर्टिकुलरली सेल्स पर्सन से रिलेटेड है, क्या उसमें उससे कोई इनपुट लिया जाता है या बस ऐसे ही ऊपर से पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर दी जाती हैं जिससे वो अनसेटिस्फाइड फील करेगा। तो ये तीन चीज़ें हैं, इन पर फोकस करके आप सेल्स स्टाफ की सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं इन इंडस्ट्रियल मार्केट्स और इन B2B मार्केट्स। जी, हम देखते हैं कि जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के डिप्लॉयमेंट डिसीजंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, कि सेल्स फोर्स को किस तरह से डिप्लॉय करना है, कहाँ सेल्स फोर्स कितनी लगानी है, कितने बंदे किस जगह पर सेलिंग के लिए लगाने हैं। तो इसमें जो है फॉर एग्जांपल एक डिसीजन है वो ये है कि सेलिंग एफर्ट कितनी किस जगह लगानी है। तो अगर ज़्यादा सेलिंग एफर्ट लगानी है तो ज़्यादा जैसे सेल्स फोर्स रखते हैं, ज़्यादा बंदे रखते हैं, और अगर कम लगानी है तो कम बंदे रखें। और उसके बाद कितनी सेल्स डिस्ट्रिक्ट्स को कैसे डिज़ाइन करना है, सेल्स टेरिटरी को, ये बहुत बड़ा एरिया है, इसको हम सेल्स डिस्ट्रिक्ट कह देते हैं, इस छोटे एरिया को हम सेल्स टेरिटरी कह देते हैं। तो अपनी आसानी के मुताबिक कंपनी सेल्स को छोटे हिस्सों में या बड़े हिस्सों में, सेल्स एरिया को छोटे या बड़े हिस्सों में डिवाइड कर रही होती है। और अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि
जो 3 टेरिटरी ट्रेड्स हैं वो क्या हैं सेल्स रिस्पांस स्टडीज़ की। उसमें एक ये है कि सबसे पहले टेरिटरी का पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए कि टोटल बिजनेस अपॉर्चुनिटी कितनी है किसी भी मार्केट में, तमाम सेलर्स कितनी टोटल चीज़ें बेच सकते हैं एक एरिया में, उसे एरिया का पोटेंशियल कहेंगे, सेल्स टेरिटरी का पोटेंशियल कहेंगे। और दूसरा हम देखें कंसंट्रेशन से मुराद ये कि पोटेंशियल कुछ लोगों के पास ज़्यादा है और कुछ के पास कम है, किसी एक जगह पर कंसंट्रेटेड है, तो हम उसे एरिया कंसंट्रेशन कहेंगे। और थर्ड है डिस्पर्स्ड, कि वो कितना फैला हुआ है और मुख्तलिफ एरियाज में पोटेंशियल फैला हुआ है, कंसंट्रेटेड नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जो ट्रैवलिंग टाइम बढ़ जाएगा और टाइम वेस्ट होगा हमारा। ओके, हम देखते हैं कि सेल्स रिसोर्स अपॉर्चुनिटी ग्रिड क्या होता है। इसमें हम देखते हैं कि जो प्लानिंग एंड कंट्रोल यूनिट है किसी भी एरिया का, जो हमने बना लिया, हमने ये टेरिटरी बनाई सेल्स की या डिस्ट्रिक्ट बनाया, उसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है या कम है, और सेल्स और ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है या कम है। यानी कि मिसाल के तौर पर हमने बना दिया कि ये एरिया जो है, इस एरिया में हमने सेल्स करनी है, ये एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, ये एक पर्टिकुलर टेरिटरी है सेल्स के लिए हमारे लिहाज से, और उसके अंदर हमारी स्ट्रेंथ कम हमने रखी, हमने सेल्स के बंदे कम लगाए, लेकिन उस एरिया का पोटेंशियल ज़्यादा था, तो हमारा नुकसान कर रहे हैं। और अगर पोटेंशियल कम था और बंदे हमने ज़्यादा लगा दिए, तब भी हम अपना नुकसान कर रहे हैं। पहले हम नुकसान कर रहे थे कि हमारी सेल्स ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हम नहीं कर रहे, तो हम सेल्स लूज़ कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। दूसरे में ये कि सेल्स कम हो सकती है, हमने बंदे ज़्यादा लगा लिए, तो हम उस सूरत में नुकसान ये कर रहे हैं कि हम उन बंदों के, एक्स्ट्रा बंदों की जो सैलरीज हैं और बाकी चीज़ों पर जो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग कर रहे हैं, वो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इस तरह से जो है प्लानिंग एंड कंट्रोल यूनिट अपॉर्चुनिटी प्लस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, ये हाई है या लो है, इनके लिहाज से एक ग्रिड बनता है, और इस लिहाज से हम सेल्स रिसोर्स अपॉर्चुनिटी ग्रिड बनाकर अपनी एग्जैक्ट जितनी रिक्वायर्ड सेल्स फोर्स जिस इलाके में है उतनी डिप्लॉय करते हैं, ना कम डिप्लॉय करते हैं ना ज़्यादा डिप्लॉय करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी शॉर्ट सी डिस्कशन थी रिगार्डिंग पर्सनल सेलिंग इन B2B मार्केट्स। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।